हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। जिसका भी पेपर 18 फरवरी से है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हिंदी का पेपर है 2026 का। हमें वहाँ पे दिया होता है, समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें हम 15 मिनट को निर्देश पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। आप अच्छे से देख लीजिए। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बढ़िया से हिंदी का पेपर हो जाता है लगभग सभी का। 20 नंबर OMR पर भरना होता है। चलिए हम यहाँ पे निर्देश पहले पढ़ लेते हैं कि हमसे क्या कहा जाता है। आप बहुत सावधानी से पेपर दीजिए। हमें निर्देश में दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा दिया गया है प्रश्न पत्र 2 भाग यानी कि 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर भरना होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि आपको वहाँ पे 3 वाली ही पेन ले जाइए, काली और नीली बॉल पेन से। आप उसमें OMR होता है, भरे होंगे या बताए होंगे स्कूलों में, तो आपको पता होगा कि OMR काली या नीली पेन से भरना है। जेल पेन जो भरेंगे जेल पेन से तो OMR खराब हो जाएगा, इसलिए बॉल पेन से भरना है। हमें यहाँ पे दिया गया है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर हमें दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी के आगे उसका नंबर निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। यानी कि जब आप एक OMR भर दे फिर याद आए कि नहीं ये सही, तो उसको काटे मत, नहीं तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए, इसे हमने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है खंड आ। यहाँ पे दोस्तों हम हल नहीं करवाएंगे। हल जो अगर इसका हल चाहिए आपको तो हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बस आपको एक मॉडल दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे खंड आ दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? आपने पढ़ा होगा, इसको आगे ने प्रकाशित किया था। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, और तीसरा चौथा सब यहाँ पे दिया गया। चारों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिया गया। इसमें आपको छांट के लिखना कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम आंसर तो बताएंगे नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको केवल हम ये बता रहे हैं कि इस तरह से पेपर आएगा, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं, इजी है, आप देख सकते हैं। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप ऐसे टिक लगाते चले जाइएगा। और लिखने का सबसे अच्छा तरीका होगा आप किस तरह से लिखते हैं ये भी देखा जाता है। बार बार एक ही चीज मत लिखिएगा, उत्तर डाल दीजिए और नंबरिंग वाइज करके उसका आंसर उसके सम्मुख लिखते चले जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिलान करने के लिए। मिलान कर लीजिए कि मैला आंचल किसकी रचना है, चित्रलेखा किसकी रचना, उसने कहा था कफन। यहाँ पे सभी का देख लीजिए। कफन प्रेमचंद्र का हो जाएगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेली। चित्ररेखा हो जाएगा हमारा, और मैला आंचल फलीश्वरनाथ रेड़, और चित्ररेखा भगवत चरण वर्मा। ऐसे ही दोस्तों इसको मिलान करना रहता है, आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से उपन्यास कौन है? ठीक, सेवा सदन है कि विराट की पद्मिनी, यानी कि यहाँ पे उपन्यास का क्या है? यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए। आप देख सकते हैं ये भी है उपन्यास। यहाँ पे जो उपन्यास है उसे आप भर दीजिएगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे अच्छा नंबर हम ला सकते हैं केवल हिंदी व्याकरण में। सबसे अच्छा होता है, एक अक्षर लिखिए और 1 नंबर हो गया आपका। इसमें करुण रस का अस्थायी भाव पूछ रहा है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखिए हमें यहाँ पे कोई अलंकार नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है उसका उदाहरण, और हमें इसमें को छांट के देना है कि कौन सा उदाहरण है। ठीक,
आप देख सकते हैं इसमें कौन सा उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सरोने गात, मनो मनो नीलमण शैल पर आतप परो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है आप जान सकते हैं। मनो यानी कि यहाँ पे जन जानो मन मानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। किसके वाचक शब्द होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। एक ही सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम के 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया है कि सोरठा का परिभाषा दीजिए, रोला का परिभाषा दीजिए, परिभाषा खुद दे दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका है ये। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप पढ़े होंगे तो आपको लगभग पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। केवल आपको मॉडल दिखा रहे हैं हम। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आप देख सकते हैं पंचतंत्र में कौन सा समास है। यह हमारा ग्रामर चल रहा है, यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। सबसे अच्छा नंबर हिंदी व्याकरण से आपको मिल जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण है, क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और यहाँ पे सभी चीज पूछे गए। सर्वनाम, इसमें सर्वनाम कौन है? निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया गया खंड बा। खंड बा में हमें क्या करना होता है? खंड बा में हमें जो पैराग्राफ दिया होता है उसको पढ़ के देख के ये निर्धारित करना होता है कि ये किस लेखक का है और किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रश्न कौन है। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ये हमारे 3 प्रश्न हो गए, इनके हमें उत्तर देने हैं, ना कि हमें कहीं अलग से उत्तर लाके देना है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हमें क्या कहता है कि इसे आप पढ़िए पहले। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोली की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, उनके देशों का एक समूह है, यह एक जात नहीं, उनके जात का एक समूह है, तो उनमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से दिखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। आप देख सकते हैं, अगर हाई स्कूल में है और जो पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और किसने लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया गया है, आपको लिखना क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तका हिंदी खंड के संस्कृत, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारा यहाँ पे 2 नंबर एकदम फिक्स हो गया, कुछ नहीं करना है, 2 नंबर हमारा हो गया। यहाँ पे हमसे पूछेगा इस लेखक ने भारतीय संस्कृत को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। आप इसी जो हमें लाइन दिया गया है इसी में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। पूछ रहा है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों से में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भी भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, अनेक देशों का समूह है। परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है? रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखा से अंकित है, यानी कि यहाँ देखिए अंडरलाइन जो दिख रही है उसको आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में लिख देना है, फिर लिखना है
क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये लाइन, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे कर सकते हैं। हिंदी में प्रगतिशील आप पहला कर चुके हैं, एक ही करना है, ना कि आपको दोनों को करना। इसमें से ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, जो आपको आता है वो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम प्रोसेस, आप पहले गद्यांश का है, अब ये पद्यांश का है। पद्यांश में वो पूछ रहा है हमें, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गहे परी रोगी पहिरोगी, यानी कि आपको इसमें देखना है कि इसको किसने लिखा है और ये कहाँ से लिया गया है। आप उससे ना कर सकें तो ये कर लीजिए, आसान है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसको किसने लिखा है। आप हल कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस है, एक ही चीज लिखना है, उसमें प्रस्तुत गद्यांश रहता है, इसमें प्रस्तुत पद्यांश रहता है, बाकी व्याख्या अंडरलाइन का करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। आप पढ़े होंगे तो 1-2 अनुवाद देख लीजिएगा, अच्छे से आ जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हम इसको जो हल कराएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। और आप सबसे ज़्यादा जरूरी ये संस्कृत हमारा है, संस्कृत में आ गए, आपको 2-4 लाइन का श्लोक आपको याद करके जाना है, ताकि 5 नंबर का या 4 नंबर का जो आता है वो आपको मिल सके। शायद 5 नंबर का होता है, आप देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद करना होता है, और नहीं तो हाँ हिंदी अनुवाद ही करना होता है। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमारा 80 शब्दों में लिखना होता है, और यहाँ पे हमें ये सब नहीं याद करना है जो दिख रहे हैं। मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, ये सब नहीं करना। हमें केवल याद करना है केवल मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर। मेवाड़ मुकुट पूरा आप याद कर लीजिए, बस समझ लिया, आपका सब हो गया। बस दोस्तों हमारा शायद यहीं से खत्म है। यहाँ पे दिया होगा भी जीवन परिचय होगा, जीवन परिचय देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लोग यहीं पे परेशान होते हैं कि कौन इतने कवि हैं, किसका जीवन परिचय आएगा और किसका नहीं आएगा, इसमें ही लोग परेशान हो जाते हैं। आपको क्या करना क्या है कि केवल 2 गद्य के और 2 पद्य के, या 3 आते हैं, 3 गद्य के 3 पद्य के, केवल 6 कवियों और लेखकों का आपको जीवन परिचय तैयार करना है। और एकदम रट्टा मार के नहीं तैयार करना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, और वो कितना पढ़े थे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका गांव का नाम देख लेना है, जिला देख लेना है, फिर आप अपने हिसाब से उससे लिख सकते हैं। ठीक, पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। और अच्छे से, सबसे ज़्यादा पेपर में इम्पोर्टेंट होता है सबसे बढ़िया राइटिंग आप सही राइटिंग से और सही तरीके से लिखिए तो राइटिंग एग्जामिनर नहीं काटता है। ठीक है, बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे दिया गया लेखकों के जीवन परिचय, और हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कवियों का जीवन परिचय। कवियों का जीवन परिचय, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए कवियों में किसी, मतलब 3 कवि दिए होंगे, ना कि आपको सभी का लिखना है, केवल एक ही कवि का में जीवन परिचय लिखना है। जिसका याद होगा उसको आप लिख लेंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे। चलिए दोस्तों, हमने भी बता दिया था कि आपको श्लोक याद करके आना है, यानी कि 2-4 लाइन का जो श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक में ना आया हो और आपको याद हो अपनी पुस्तक की, वो श्लोक आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दोस्तों संस्कृत आ गया, आप संस्कृत देख लीजिए, इजी रहता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज अब आ गया, आपको सबसे बढ़िया नंबर देने वाला निबंध। दोस्त याद नहीं किया जाता है, कौन सा निबंध कब आ जाए
ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप कहते हैं कि निबंध मस्तिष्क के उपज रहता है, यानी कि आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप निबंध लिखेंगे। ठीक है, इसलिए जैसे यहाँ पे दिया गया हमें 3, 4, 5 जो भी निबंध होते हैं वो दिया होता है कि इतने निबंध है, इसमें से केवल एक ही का करना, ना कि आपको सबकी का करना है। इसलिए आपको अपने हिसाब से निबंध को लिखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान अभिशाप वरदान है, यातायात के नियम, जनसंख्या लाभ है हान, मतलब जनसंख्या से लाभ है कि हान है, आपको इसी से टॉपिक बनाना है और लिख देना है। या चंद्रयान 3 और कुछ पूछ ले तो इस हिसाब से आपको देना है। जैसे आप जैसे पर्यावरण प्रदूषण दिया गया है तो आप बोलेंगे, सोचेंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आप अपने हिसाब से यानी इसको खंड में बांट दीजिए कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रदूषण होता है, उसको हेडिंग बनाइए और आप लिख डालिए। ऐसे अब विज्ञान अभिशाप वरदान है, पहले अभिशाप का बनाइए हेडिंग और फिर वरदान का, किस तरह से हमें ये लाभ देता है, किस तरह से हान है। आप ये देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण लाभ हान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया जाएगा उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसे शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। आप आपने पत्र लेखन तो लिखा ही होगा, स्कूलों में लिखवाया ही जाता है नहीं, या तो आप जानते होंगे कि केवल आपको कहाँ और किसको कब पत्र लिखना है, केवल उनका नाम, बाकी सब सेम प्रोसेस। क्या शिकायत है, आप अपने हिसाब से शिकायत आपको करना है तो आपको पता ही होगा कि क्या लिखना है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखें कि निबंध या पत्र लिखते समय अपना नाम वहाँ पे अंकित ना करें। नाम की जगह पर XYZ या का खा गा कुछ दूसरा नाम दे दीजिए, अपना नाम ना डालिए। ठीक, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। हाँ, ये इजी है, आप ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला कर सकते हैं। मतलब आपको जो इजी लगे, अथवा करके दिया होता है 2-3 क्वेश्चन, उसमें से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो मैं सलूशन भी करा के दूंगा, आप कमेंट में बताइए।